Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Jai Singh, Arvind, Rahul, Lovely, Chintu, Sakshi, Anjali, Srishti, Sumit, Parul, Mayank, Deepika, Kushal, Preeti, Alok, Akansha, Monica, Shyam, Gauri, Rohini, Shrejal, चिंटू, पवन, गौरी, चारू, सुभाष, सौरभ, सौम्या, करण, निधि, पारुल, मयंक, शिवांगी, अन्नू। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर, और डाइस चैप्टर में 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर अटेंड नहीं किए, जल्दी से जल्दी उसका बैकअप जरूर ले लें, ठीक है? क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आप जानते हैं कि उस चैप्टर का पहला दिन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मतलब हम जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमें एक तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चैप्टर को बीच में से पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत समझ लिया, तो इन चक्करों में अगर लगे रहोगे ना तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सिलेक्शन पाना है तो हर सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए, और हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और किसी भी टॉपिक पे अच्छी पकड़ तब बनती है जब वो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे लेक्चर हम अटेंड करें, वो भी प्रॉपर सीक्वेंस में अटेंड करें। पहले फर्स्ट लेक्चर, फिर सेकंड लेक्चर, फिर थर्ड लेक्चर, फिर फोर्थ लेक्चर। मोहम्मद वहाब, है ना? मतलब सारे के सारे लेक्चर्स हमें अटेंड करने चाहिए, भले ही हम पहले से अपने आप को कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना समझते हो। अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हो, आपको लगता है कि सर लाइव क्लास में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है ना? हम आप मतलब जब पढ़ाते हैं तो वो सारी चीजें हमें पहले से आ रही होती हैं, तो आप लोग ना कभी भी लाइव मत आया करो, है ना? आप लोग इस क्लास को ना बाद में देखा करो रिकॉर्डेड फॉर्म में, या फिर आप वीओडी से पढ़ा करो इंटू 2 की स्पीड पे, है ना? लाइव बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए होती है क्लास जो बच्चे पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे होते हैं, है ना? अगर आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं तो वाकई में आपको लाइव आने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप अपना सिलेबस, है ना, वीओडी से कंप्लीट कर सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी रीजनिंग पढ़ चुके होते हैं कहीं ना कहीं, या वो पहले से थोड़े बहुत ज्ञाता है ना, तो उनको अपना सिलेबस ना वीओडी से कंप्लीट करना चाहिए इंटू 1.5 की स्पीड पे या इंटू 2 की स्पीड पे। तो मैं सजेशन यही देना चाहूंगा कि लाइव आके सिर्फ वही बच्चे को तैयारी करनी चाहिए जो अपनी जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा रीजनिंग को, ठीक है? अगर आप पहली बार पढ़ो तो आप लाइव आकर पढ़ो, और अगर आप लाइव नहीं आ पा रहे हो तो आप जब इस क्लास को किसी और समय पर देख रहे हो, जैसे रात को 8 बजे देख रहे हो इस क्लास को, तो आप स्पीड बढ़ा के मत देखो, नॉर्मल स्पीड पे ही अपनी क्लास को चलने दो, नॉर्मल स्पीड पे, ठीक है? आप अपनी स्पीड बढ़ाओ मत, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, तो हम लोग पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर, तो अपनी थोड़ी सी यादें ताजा कर लेते हैं। तो डाइस थोड़ी सी यादें ताजा कर लेते हैं। डाइस का क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा हमें, तो भाई या तो 1 फिगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमें, या फिर 2 फिगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या मोर देन 2 फिगर। यानी कि डाइस क्यूबिक फॉर्म में देखने को मिलेगा। क्यूबिक फॉर्म में 3 केस है, 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, है ना? चौथा हमें मिलेगा ओपन फिगर, 5वां हमें मिलेगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, अगर डाइस मान लो क्यूबिक फॉर्म में है ना, तो क्यूबिक फॉर्म में अगर डाइस हमारे पेपर में पूछा जा रहा है तो डाइस को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है? सर डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक है। नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। इसके अलावा क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की कोई ट्रिक ही नहीं है, ठीक है? आज हम सबसे पहले ना ये जो हमने 3 केसेस पढ़े हैं ना, 1 2 3, इन तीनों केसेस को, है ना, कुछ स्पेशल क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था वो हम कराने वाले हैं इन तीनों केसेस से रिलेटेड। ये 3 केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इन तीनों से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चन है वो हम करेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे ओपन फिगर। तो फिलहाल हम अभी ओपन फिगर स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी कुछ स्पेशल क्वेश्चन करने बाकी है, जरा उन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। हम 20 क्वेश्चन बना चुके हैं, और ये सिर्फ हमने 20 क्वेश्चन नहीं बनाए। आप लोग ये मत सोचना कि हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन बनाए, हमने कई सारे क्वेश्चन बनाए। एग्जैक्टली होता क्या है कि क्वेश्चंस ना ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं, तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस को चूज करना सिखाता हूं, समझ रहे हो?
तो मान लो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने 3 ऑप्शन दे दिए, तो ये 3 अपने आप में क्वेश्चन बन गए। तो इस रीजन की वजह से क्या हो गया गले में हमारे एक तो मौसम चेंज हो रहा है, हाँ जी सॉरी 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 सॉरी, एक्सक्यूज मी। चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 लिखिए और एक क्वेश्चन आपके सामने है। देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां आपके सामने हैं। देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। पहली बार जब आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3। दोबारा से जब आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 4 6 5, है ना। दोबारा से जब आपने इस डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया 4 6 5। आपसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। एक की विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1 एंड योर ऑप्शंस आर लाइक दिस। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। देर आर टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। ठीक है जी। पहली बार जब आपने डाइस को देखा तो आपको नंबर्स दिखाई दिए 1 2 3, और इसी डाइस को जब आपने दोबारा से देखा तो आपको नंबर दिखाई दिए 4 6 5। और क्वेश्चन क्या है, इफ 3 इज, क्वेश्चन ये है इफ 3 इज अपोजिट टू 4। If 3 is opposite to 4, then what is opposite to, what is opposite to 1। क्वेश्चन ये है, यदि 3 के विपरीत 4 है, यदि 3 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा। यदि 3 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत 5 होगा, 6 होगा, 5 या 6 होगा, इधर 4 5 और 6 होगा। हाँ जी, यदि 3 के विपरीत 4 है तब 1 के विपरीत क्या होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर है ना, बड़े सोच समझ के देना। स्पेशल क्वेश्चन है ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये स्पेशल क्वेश्चन है। इसका ये इजी क्वेश्चन है और इसी को स्पेशल में कन्वर्ट कर दिया लाइक दिस, है ना। चलिए साहब, तो हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे। सर नो कॉमन ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, नो कॉमन ट्रिक क्या कहती है। नो कॉमन ट्रिक कहती है तीनों नंबर एक साथ रहेंगे 1 2 3, और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीनों नंबर आ सकते हैं। बाकी के तीनों नंबर क्या है, 4 5 6, है ना। 1 2 3 के विपरीत बाकी के तीनों नंबर आ सकते हैं 4 5 6। हमसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, देन और आंसर विल बी ईदर 4 5 और 6। भैया 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है 1 के विपरीत, हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, यदि 3 के विपरीत 4 है। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन में नो कॉमन ट्रिक लग रही थी, लेकिन ये नो कॉमन ट्रिक बेटा कन्वर्ट हो चुकी है। नो कॉमन ट्रिक कन्वर्ट हो चुकी है स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक में। स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक, यहाँ पे बेटा स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक लगेगी। यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी, स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 के विपरीत 4 है, तो अगर 3 के विपरीत 4 है तो इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लो। अच्छा, 1 कॉमन ट्रिक कैसे काम करती थी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो 3 1 2, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो 3 1 2। और बाबू अगर यहाँ पर 4 की जगह, अगर यहाँ पे 4 की जगह मान लो 3 होता तो हम क्या करते, सर हम 3 3 को ऊपर नीचे लिख के 3 से क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ भी 3 से क्लॉकवाइज घूमते, है ना। लेकिन लेकिन यहाँ पे 3 की जगह 4 है, जो कि ठीक इसके विपरीत है। तो स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक में आपको क्या करना है कि अगर आप एक में क्लॉकवाइज घूमे हैं तो दूसरे में आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अगर आप एक में क्लॉकवाइज घूमे हो तो दूसरे में आपको एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा। अगर 3 के विपरीत 4 है तो अगर आप एक में क्लॉक घूमे तो दूसरे में एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा। तो बेटा 4 से एंटी क्लॉक घूमोगे तो 4 5 6, और ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए, यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 1 के अपोजिट 6 होगा। क्यों होगा, बच्चा कह रहा है कि 3 के विपरीत 4 है तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। अरे घोंचू,
अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, सिर्फ 3 के विपरीत 4 होने से हमारा पासा मानक नहीं होता। सिर्फ 3 के विपरीत 4 होने से हमारा पासा मानक नहीं होता। पासा मानक बनने के लिए, स्टैंडर्डाइज होने के लिए 3 के विपरीत 4 भी होना चाहिए, उसके साथ साथ 1 के विपरीत 6 भी होना चाहिए और 2 के विपरीत 5 भी होना चाहिए। तभी हमारा डाइस स्टैंडर्डाइज कहलाएगा, अदरवाइज हमारा डाइस स्टैंडर्डाइज नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो? तो हम स्टैंडर्डाइज मानकर 1 के अपोजिट 6 आंसर ना दें। इसका जो आंसर आएगा 1 के अपोजिट क्या होगा? 100% 1 के अपोजिट 5 होगा। सर हमने ऐसा क्यों किया कि हम एक में क्लॉकवाइज घूमे, दूसरे में एंटी क्लॉक घूमे, हम इसमें भी क्लॉकवाइज क्यों नहीं घूमे? देखो मैं उसके पीछे का कारण समझाता हूँ आपको, बहुत ही ध्यान से समझना। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, है ना। प्रैक्टिकल तो कैसे करके दिखाएं हमारा? शिट यार, कल जिस स्टूडियो से क्लास ली थी, बैग हमारा उसी स्टूडियो में रह गया। चलो कोई नहीं। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा ये बताओ, इस फिगर में ये जो डाइस है, ये जो डाइस है इस फिगर में 4 के पीछे क्या है? हमने कंडीशन दी हुई है इफ 3 इज अपोजिट टू 4। यदि 3 के विपरीत 4 है तो 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत 3 होगा। तो भैया 4 के पीछे क्या है? 4 के पीछे 3 है। अगर मैं उस 3 को सामने ले आऊं, अगर मैं उस 3 को सामने ले आऊं, तो जैसे ही मैं उस 3 को सामने लाऊंगा ना, जैसे ही मैं उस 3 को सामने लाऊंगा, तो पता है क्या होगा? जैसे ही मैं उस 3 को सामने लाऊंगा, ये 5 और 6 अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। 5 साइड से आ जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे। जैसे ही बेटा मैं 3 को सामने रखूंगा तो 100% 5 और 6 अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। ऐसा प्रैक्टिकली होगा, क्योंकि आप डाइस को घुमा के जब 3 को यहां लाओगे, फिर ऊपर घुमा के, है ना, जब 3 को यहां लाओगे तो 5 ना यहां पहुंच जाएगा, फिर आप साइड में घुमाओगे तो 5 इधर आ जाएगा, फिर 6 इधर आ जाएगा। समझ रहे हो? अब आप इन दोनों क्वेश्चन में वन कॉमन ट्रिक लगाओ। देखो वन कॉमन ट्रिक कैसे लगाओगे? 3 को ऊपर नीचे देखो, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, फिर 3 से क्लॉकवाइज क्या आएगा? 3 5 6, 3 से क्लॉकवाइज क्या आएगा? 3 5 6, है ना। तो मैंने वही काम किया कि जो यहाँ पे 3 से क्लॉकवाइज बन रहा था 3 5 6, वही 4 से क्या बनेगा? एंटी क्लॉक बनेगा 4 5 6, वही 4 से एंटी क्लॉक बनेगा, तब हमारे जो आंसर्स है वो मैच होंगे। समझ रहे हो? तो बेसिकली हम वन कॉमन ट्रिक ही लगा रहे हैं, हम वन कॉमन ट्रिक ही लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में। लेकिन ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक है जो कि नो कॉमन ट्रिक से, मतलब नो कॉमन ट्रिक की जगह लगाई गई है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पहले तो नो कॉमन ट्रिक लग रही थी कि 1 2 3 के अपोजिट 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमने बोला कि नहीं, 3 के विपरीत अगर 4 है, इसका मतलब हमने दो अपोजिट सरफेस डिफाइन कर दिए, तब हम इसमें स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं। और स्पेशल वन कॉमन ट्रिक कैसे लगाओगे? 3 और 4 दोनों अपोजिट को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लो। अगर एक में आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो दूसरे में आप पक्का एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, तो 4 से एंटी क्लॉक घूमोगे तो 4 5 6 आएगा। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सेम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को बनाओ। देर आर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। पहली बार जब आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया MNP, है ना। आपने जब दोबारा से डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया TSQ। अब क्वेश्चन क्या है? इफ n is opposite to q, if n is opposite to q, then what is opposite to m, then what is opposite to m, then what is opposite to m। यदि यदि n के विपरीत, यदि n के विपरीत q है,
यदि n के विपरीत q है तब तब m के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। तब m के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। तब m के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, है ना। हाँ जी। देखो इसमें नो कॉमन ट्रिक लग रही है ना, इसमें नो कॉमन ट्रिक लग रही है डेफिनेटली। ये जो m एंड p है ये तीनों नंबर एक साथ रहेंगे और इन तीनों के विपरीत भाई m n और p ये तीनों एक साथ रहेंगे और इन तीनों के विपरीत बाकी के तीनों में से कोई भी आ सकता है, t s q, है ना। बाकी के तीनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये बताओ। यहाँ पे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। हमसे पूछा व्हाट इज अपोजिट टू m, m के विपरीत क्या होगा, m के विपरीत क्या होगा, m के विपरीत t होगा, m के विपरीत s होगा, m के विपरीत t या s होगा, या m के विपरीत t s या q होगा। अब ये इसमें कंडीशन दे दी है कि यदि n के विपरीत q है। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 दोनों सेम क्वेश्चन है ना। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, यदि n के विपरीत q है, इफ n इज अपोजिट टू q। बाबू अगर n के विपरीत q है तो यहाँ पर अब कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है, अब नो कॉमन ट्रिक नहीं लगेगी, अब यहाँ पे स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगेगी। अब स्पेशल वन कॉमन ट्रिक कैसे काम करेगी, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, एन पी एम, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, एन पी एम, है ना, एन पी एम। जो काम पहले फिगर में किया दूसरे फिगर में क्या करोगे, दूसरे में क्लॉक नहीं घूमोगे, दूसरे में ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे, क्यू एस टी। अगर पहले में क्लॉक घूमे तो दूसरे में एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा। हाँ अगर दोनों में एन एन होता तो दोनों में हम क्लॉकवाइज घूमते, लेकिन यहाँ पे नहीं घूमना है हमें। तो if n is opposite to q, if n is opposite to q, then what is opposite to m, then what is opposite to m, first t। ठीक है, तो ये स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगाई जा रही है कि अगर आप एक में क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दूसरे में आपको एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा। दोनों में क्लॉकवाइज कब घूमते, जब दोनों में सेम सरफेस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, उन दोनों ही क्वेश्चन में कोई फर्क ही नहीं था, है ना। चलिए नेक्स्ट, देर आर अगेन टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। पहली बार जब आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3, दोबारा से जब आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 3 5। क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ if 4 is if 4 is opposite to 1, if 4 is opposite to 1, then what is opposite to 6, है ना। ये भी कंडीशन दी गई है बेटा यहाँ पर, यदि 4 के विपरीत 1 है, यदि 4 के विपरीत 1 है तब 6 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। तब 6 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। तब 6 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। यदि 4 के विपरीत 1 है तब 6 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। तब 6 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। हाँ जी, तो अब यहाँ पे स्पेशल वन कॉमन ट्रिक मत लगा देना, ये तो टू कॉमन ट्रिक का ही क्वेश्चन है, ये टू कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा। बेटा टू कॉमन ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं, 1 3 1 3 को हटा दो, 1 3 1 3 को हटा दो तो जो सरफेस बच गई वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जो सरफेस बच गए वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, हाँ सर। जो सरफेस बच गए वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो टू कॉमन ट्रिक लग रही है। और ये जो 1 और 3 है इसके अपोजिट क्या होगा सर, 1 और 3 के अपोजिट जो नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहे 4 और 6। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, 4 इज अपोजिट टू 1। भैया अगर 4 के विपरीत 1 है, अगर 4 के विपरीत 1 है तो डेफिनेटली 6 के विपरीत क्या होगा सर, 6 के विपरीत 3 होगा। अगर 4 के विपरीत 1 डिफाइन कर दिया है तो 6 के विपरीत फिर पक्का क्या होगा, 6 के विपरीत पक्का 3 होगा। तो यहाँ पे स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। कहीं आप सोचोगे यहाँ पे स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगेगी, स्पेशल वन कॉमन ट्रिक लगती है ये जब नो कॉमन का क्वेश्चन हो
और वहां पे कंडीशन दे दी जाए, वहां पे दो अपोजिट सरफेस बना दी जाए। ठीक है, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ये तो टू कॉमन ट्रिक से डील हो गया, है ना। ये क्वेश्चन तो हमने टू कॉमन ट्रिक से ही डील कर लिया। चलिए साहब, नेक्स्ट, देर आर थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। अभी तक हमने दो पोजीशन देखी, अब हम तीन पोजीशन दिखा रहे हैं। देर आर थ्री डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन। एक ही पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं। पहली जो स्थिति दी गई है उस पर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3। दूसरी जो स्थिति दी गई है उस पर नंबर लिखे हुए हैं 4 3 2। तीसरी जो स्थिति दी गई है ना, तीसरी जो स्थिति दी गई है उस पर लिखा हुआ है एक ए और बी, एक ए और बी। What should come in place of A and B? What should come in place of A and B? और चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, 4,5, 4,6, 5,6 और 4,3, 4,3। बताओ। शुक्रिया, लव यू ऑल, टेक केयर। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया। चलो बनाओ, क्वेश्चन नंबर 26 को बनाओ। अगेन देर आर थ्री डिफरेंट पोजीशंस, है ना। अगेन देर आर थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। देर आर थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। पहली बार जब हमने डाइस को देखा तो हमें दिखाई दिया P Q, एक सेकेंड, ABCDEF है, ABC। दोबारा से देखा तो हमें दिखाई दिया ADB, और जब तीसरी बार देखा तो मुझे दिखाई दिया E क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? यहाँ पे चार विकल्प हमें दिए गए हैं, है ना, चार विकल्प हमें दिए गए हैं, और C, D, B, F, A, F and F, C, F, C। हाँ जी, सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 और 26। देर आर थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। ये एक ही पासे की तीन स्थितियां हैं। देर आर थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। ये एक ही पासे की तीन स्थितियां हैं। ऐसा नहीं है कि ये तीन अलग अलग पासे हैं, एक ही पासा है जिनको तीन अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे हमें भरना है कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर भी हमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं ये भरना है। ठीक है, हाँ जी। इस इन क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स हैं, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा विकल्प आएगा, बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। अच्छा ये बताओ, एक चीज याद रखना, जब भी हम डाइस को सॉल्व करेंगे ना तो कभी भी कभी भी ना इनकम्प्लीट फिगर के साथ डाइस को सॉल्व मत करना। हमेशा डाइस की वो दो फिगर देखोगे, है ना, जो कि कंप्लीट फिगर हो, है ना। हम अगर डाइस को सॉल्व करेंगे तो इन्हीं दोनों फिगर से कर सकते हैं, इस फिगर का यूज करके हम अपने डाइस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये बताओ इन दोनों फिगर में कौन सी ट्रिक लगेगी? इसे टू कॉमन ट्रिक लगेगी। टू कॉमन ट्रिक लगेगी तो हमें क्या पता चल गया, 1 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 1 है। हमें पता चल गया 1 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 1 है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या ए और बी में से किसी की भी वैल्यू 4 हो सकती है? क्या ए और बी में से किसी की वैल्यू 4 हो सकती है? सर कभी नहीं हो सकती, नेवर। क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं पासे में, हम जानते हैं। अगर एक यहां दिखाई दे रहा है तो चार कभी भी उसके नजदीक नहीं आ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि जो चार है ना वो पीछे जाके छिप गया। चार कभी ए और बी में से नहीं बनेगा, यानी कि हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें चार है, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें चार है, क्योंकि चार बन ही नहीं सकता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इन दोनों फिगर को किस मेथड से सॉल्व करेंगे? अगेन टू कॉमन ट्रिक, ए बी कॉमन है, ए बी को हटा दो
तो बाबू सी के विपरीत क्या है, सी के विपरीत डी है। हमें पता चल गया सी के विपरीत डी है। अच्छा, ना तो यहाँ पे कहीं भी सी है ना ही कहीं भी डी है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या है ना, दो जो विपरीत सतह होती हैं ना तो ये कभी एक साथ दिख सकती हैं, सी और डी कभी एक साथ दिख नहीं सकते, यानी कि वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो जिसमें सी और डी दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो बाबू पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि सी और डी कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैं बी और एफ को यहाँ पे यूज कर लूं तो सी और डी दोनों ही एक साथ छिप गई, जबकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती। कहने का मतलब यह है, इन क्वेश्चन मार्क में से एक क्वेश्चन मार्क या तो सी का होना चाहिए या डी का, क्योंकि इन दो विपरीत सतहों में से एक सतह यहाँ पे जरूर दिखेगी, या तो सी या डी। तो दिए गए ऑप्शन में से उस ऑप्शन को छांट लो जिस ऑप्शन में सी या डी में से कोई भी एक सिंगल लेटर प्रेजेंट हो। यहाँ पे सी डी में से कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सी डी में से कुछ भी नहीं है, यहाँ पे है। तो किस ऑप्शन के सही होने की संभावना है, ऑप्शन डी के। ऑप्शन डी को छोड़कर ये वाला ऑप्शन इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ छिप जाएंगी। ये वाला ऑप्शन इसलिए यूज नहीं कर सकते, अगेन दो विपरीत सतह एक साथ छिप जाएंगी। और ये वाला ऑप्शन इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ दिखने लगेंगी। हम जानते हैं टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह पासे में ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं ना कभी एक साथ छिप सकते हैं। तो सी और डी ना तो कभी एक साथ दिखेंगे ना एक साथ छिपेंगे, सीधी सी बात है। इन दोनों में से किसी एक लेटर का दिखना जरूरी है। तो ये भी ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, इसके मल्टीपल आंसर्स हैं। ये भी ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, इसके भी मल्टीपल आंसर्स हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो यहां भी एलिमिनेट हो गए, यहां भी एलिमिनेट हो गए। हाँ हाँ जी, चलिए साहब। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना। अगेन देयर आर थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दी गई है। देयर आर थ्री डिफरेंट पोजीशंस, देयर आर थ्री डिफरेंट पोजीशंस, है ना, ऑफ अ डाइस आर गिवन। 25वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बाबू, देखो वन यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा ये बताओ, वन के अपोजिट क्या है, फोर है। वन के अपोजिट फोर है ना, तो वन और फोर कभी एक साथ दिख सकते हैं, दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिख सकती है। तो ना तो कभी भी ए की वैल्यू फोर हो सकती है, ना ही कभी भी बी की वैल्यू फोर हो सकती है। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें चार है, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें चार है। तो चार वाले सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, जो बचा वही आंसर। बस खत्म कहानी। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर है, कोई एक आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर है, समझ रहे हो। हाँ जी, 1 2 4 5 4 2, 1 2 4 5 4 2। हाँ, और आपका 5 5 2 क्वेश्चन मार्क, 5 2 क्वेश्चन मार्क। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, 5 2 क्वेश्चन मार्क, 5 2 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाँ जी, 1,3 1,4 1,3 1,4। अरे अरे एक ही ऑप्शन है, सॉरी, 1 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4। बहुत ही सोच समझ के आंसर है ना, 1 2 3 4। 1 2 5, 1 2 5 और 6, 1 2 5 6। 1 2 5 6। 1 3 6, either 3 or 6।
हाँ जी। सर आपकी पढ़ाई को बहुत जल्दी कैच करता है, आनंद मिलता है। बनाओ। ये स्पेशल क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना आज की क्लास में सारे क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन होंगे। एक और ऑप्शन है 3, 4, 6, इधर 3, 4 और 6, इधर 3 और 6। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 26 में बाबू क्या दिक्कत है? देखो सी और डी एक दूसरे की अपोजिट सरफेस है और दो विपरीत सतह कभी ना तो एक साथ देख सकते हैं ना कभी एक साथ छिप सकते हैं, है ना? तो अगर मैं पहले ऑप्शन को चूज करता हूं तो सी और डी यहां पर आ जाएंगे। तो क्या दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख सकते हैं? कहीं नहीं दिख सकते, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं सेकंड ऑप्शन का चूज करता हूं बी और एफ को, तो सी और डी एक साथ छिप जाएंगे, जबकि दो विपरीत सतह एक साथ छिप नहीं सकते, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर मैं थर्ड ऑप्शन का यूज करता हूं ए और एफ को, तो भी ये दो विपरीत सतह एक साथ छिप जाएंगी, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो जो बचा वो आंसर। डाइस में एक ही कंसेप्ट है, टू अपोजिट सरफेस ना तो कभी एक साथ दिखनी चाहिए ना कभी एक साथ छिपनी चाहिए। समझ रहे हो? हाँ जी। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम्म। अच्छा ये बताओ कौन सी ट्रिक लगाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? मैंने आपसे कहा है कि बेटा इनकम्प्लीट फिगर के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व मत करना। इनकम्प्लीट फिगर के साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। क्वेश्चन सॉल्व होगा इन दोनों से, 2 4 2 4 बेटा, 2 कॉमन ट्रिक लगेगी तो 1 के अपोजिट क्या होगा? 1 के अपोजिट 5 होगा। तो अगर 1 के अपोजिट 5 होगा तो ये तो कंफर्म है कि 5 अगर और 2 और 4 जो है इनके अपोजिट क्या होगा? 3 और 6। 2 और 4 के अपोजिट 3 और 6 होगा, है ना? अब आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर 1 के अपोजिट 5 है तो देखो 1 तो आ ही नहीं सकता भैया। 5 के विपरीत 1 है तो 1 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। 1 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, 5 खुद नहीं आ सकता, 1 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। अब हम कैसे डिसाइड करें? अच्छा 2 भी नहीं आ सकता लौट कर, 2 यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 भी नहीं आ सकता। तो ना तो यहाँ पे 2 आ सकता, ना यहाँ पे 5 आ सकता, ना यहाँ पे जो 5 के विपरीत है 1 वो आ सकता। समझ रहे हो मेरी बात? तो ना तो 1 आ सकता क्योंकि वो 5 के विपरीत है, ना 2 रिपीट हो सकता, ना 5 रिपीट हो सकता। तो बचे हुए ऑप्शन में तो ऑप्शन डी चूज कर लो। तो यहां तो आपने आसानी से बता दिया 6, लेकिन यहाँ 3 और 4 में से कौन सा ऑप्शन चूज करें, कैसे डिसाइड करोगे? 3 और 4 में से बाबू अगर मैं यहाँ पे 4 यूज कर लेता हूं, है ना, 5 2 4, 5 2 4, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे 4 यूज कर लिया, 5 2 4, तो बोर्ड पे ध्यान से देखो, बोर्ड पे ध्यान से देखो, 5 2 4 की एक फिगर बनी हुई है, 5 2 4 की एक फिगर बनी हुई है, और ये भी 5 2 4 है। इसका मतलब अगर ये डाइस सेम है तो ये 5 2 4 और ये 5 2 4 सेम होने चाहिए ना।
क्या मुझे बताओ ये दोनों फिगर सेम है? क्या ये दोनों फिगर सेम है? अगर यहाँ पे 524 है तो सेम जो 524 की जो 254 245 की जो रोटेशन है, इन नंबर्स की जो रोटेशन है, क्या वही सेम रोटेशन यहाँ भी है? चेक करके देखो। सर यहाँ पे ना 2 4 5 एंटी क्लॉक है, जबकि यहाँ पे 2 4 5 क्लॉकवाइज है। समझ रहे हो? यहाँ पे 2 4 5 एंटी क्लॉक है, जबकि यहाँ पे 2 4 5 क्लॉकवाइज है। अगर ये दोनों सेम फिगर हैं तो बेटा यहाँ भी अगर आप देख पा रहे हो ना 2 4 5, जैसे ये 2 4 5 एंटी क्लॉक है तो यहाँ भी 2 4 5 आपको एंटी क्लॉक ही दिखाई देगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दो यहाँ पर है या यहाँ पर है। बेटा अगर 2 4 5 एंटी क्लॉक है तो 2 4 5 हमेशा आपको एंटी क्लॉक वाइज ही दिखाई देगा, हमेशा याद रखना। अगर कोई डाइस आप देख रहे हैं और उसमें नंबर्स कुछ इस तरीके से हैं 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब आप इस डाइस को जब भी 1 2 3 नंबर्स के साथ देखोगे तो बाबू 1 2 3 हमेशा क्लॉकवाइज दिखाई देंगे। उससे फर्क नहीं पड़ता एक यहाँ पर है, एक यहाँ भी हो सकता है और एक यहाँ भी हो सकता है। हमेशा 1 2 3 क्लॉकवाइज दिखाई देंगे, हमेशा 1 2 3 क्लॉकवाइज, हमेशा 1 2 3 क्लॉकवाइज दिखाई देंगे। समझ रहे हो? जबकि यहाँ पे रोटेशन पलट दी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम सोच रहे हैं 4, ये 4 कभी नहीं आ सकता। समझ रहे हो? यहाँ पे जो 4 है, 4 नंबर कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, 4 नंबर को रखते ही ये दोनों फिगर सेम होनी चाहिए, जबकि सेम नहीं बन पा रही है, इसीलिए 4 नंबर भी यहाँ पे नहीं आ सकता। 4 नंबर भी यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे 4 भी नहीं आ सकता। लेकिन हाँ 3 और 6 में से यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं। 3 और 6 में से यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, इधर 3 और 6, इधर 3 और 6। यहाँ पे 4 भी नहीं रख सकते हम, और 3 और 6 में से कुछ भी रख सकते हैं। इस क्वेश्चन के दो आंसर है या तो यहाँ पे 3 भी आ सकता है और यहाँ पे 6 भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो हम ऑप्शन के हिसाब से ना बेस्ट ऑप्शन चूज कर लेंगे। यहाँ पे 3 चूज करेंगे, यहाँ पे 6 चूज करेंगे, यहाँ पे 3 और 6 चूज करेंगे, यहाँ पर भी 3 और 6 चूज करेंगे। एक बच्चे ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, कुणाल सॉरी, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रीति कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। तो थोड़ा सा दिमाग हमें इस क्वेश्चन में लगाना पड़ा है ना। इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, यहाँ पे 3 और 6 में से कुछ भी रख सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे 3 रखो चाहे 6 रखो उससे कोई फर्क ही नहीं है, दोनों आ सकते हैं। 4 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, बस उसके अलावा सब कुछ आ सकता है। 4 क्यों नहीं आ सकता ये मैंने एक्सप्लेन किया था, 4 क्यों नहीं आ सकता। तो आज की क्लास में सारे क्वेश्चन यही वाले होने वाले हैं, इसी टाइप से, जो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हैं। पहली 2 क्लासेस थी जहां हमें सीखने को मिला, आज की क्लास में हम कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हैं। चलिए साहब, अगेन देयर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस, अगेन देयर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। पहली बार जब आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3, दोबारा से जब आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया 3 4 5। फिर तीसरी बार जब आपने डाइस को देखा, तीसरी बार जब आपने डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया 6 5 क्वेश्चन मार्क। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? एंड देयर आर सम ऑप्शंस। ऑप्शंस है आपके पास 2 3 4 5, 2 3 4 5, हाँ जी, 2 3 4 5। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो बेटा इस डाइस को सॉल्व कर लेना, और अगर ये क्वेश्चन बेटा वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व हो रहा है, यानी कि बेटा यहाँ पे पता है 2 आंसर क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे ना पॉसिबिलिटीज थी कि 2 के विपरीत 3 भी आ सकता है, 6 भी। लेकिन अगर मान लो आपके पास डेफिनेट आंसर्स है तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है।
फिर मल्टीपल आंसर्स यहाँ पे नहीं चूज कर, मल्टीपल आंसर 2 कॉमन ट्रिक में, 9 कॉमन ट्रिक में आ सकते हैं, लेकिन बाकी में नहीं आ सकते मल्टीपल आंसर्स। ठीक है। करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन को चूज करो फटाफट से, जल्दी से। तो पहले तो बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस ट्रिक का इस्तेमाल करना है तुम्हें। 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक या 1 कॉमन ट्रिक, कौन से ट्रिक का इस्तेमाल करोगे? हाँ, नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक या 2 कॉमन ट्रिक। इनकम्प्लीट फिगर के साथ कभी भी हम क्वेश्चन को छेड़ते नहीं है। ए बी सी, बी डी एफ, बी डी एफ और बी डी एफ, डी बी क्वेश्चन मार्क, डी बी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? ए बी सी डी, नहीं, ए बी सी ई, ए बी सी ई। चलिए साहब जल्दी से। अच्छा, ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन नहीं है, इन दोनों क्वेश्चन को ना सिर्फ सिंगल स्टार, इन दोनों का जो 3 स्टार क्वेश्चन होगा उसको अभी बनाएंगे। फिलहाल आप ये बताओ कौन सी ट्रिक लगाएं? नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक। सर इस क्वेश्चन को डील करने के लिए, हाँ, इन क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें कौन सी ट्रिक लगानी पड़ेगी? 1 कॉमन ट्रिक। भैया एक सरफेस कॉमन है ना, कौन सी ट्रिक लगानी पड़ेगी? 1 कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक क्या कहती है? जो भी सरफेस कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखो, देन कॉमन से क्लॉकवाइज 3 1 2 3 1 2, देन कॉमन से क्लॉकवाइज 3 4 5 3 4 5। तो बेटा 3 के अपोजिट क्या होगा? वो नंबर होगा जो 1 से लेके 6 तक दिखाई नहीं दे रहा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 होगा। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व करो 1 कॉमन ट्रिक, बी को ऊपर नीचे लिखो, देन बी से क्लॉकवाइज बी सी ए, बी से क्लॉकवाइज बी सी ए। जो काम पहले फिगर में किया दूसरे में, बी से क्लॉकवाइज बी डी एफ, बी से क्लॉकवाइज बी डी एफ। तो ए एफ सी डी, और बी के अपोजिट क्या होगा? बी के अपोजिट होगा, बी के अपोजिट क्या होगा? बी के अपोजिट होगा ई, बी के अपोजिट होगा ई। अब क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, 5 हमारे सामने है, तो जो 5 के विपरीत 2 है, 2 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। भैया 5 अगर हमारे सामने है तो 2 का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। भैया 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख नहीं सकती। 2 अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो 2 को हटा दो। ठीक है, ऐसे ही 6 अगर मेरे सामने है तो जो 6 के विपरीत 3 है, 3 कभी नहीं बन सकता। बताओ, जो 6 के विपरीत 3 है, 3 बन जाएगा? कभी नहीं बन सकता, है ना। और जो 5 है, 5 बेटा 5 रिपीट हो नहीं सकता, 5 रिपीट हो नहीं सकता, तो जो बचा वही हमारा आंसर हो गया, जो बचा वो हमारा आंसर हो गया। 5 दोबारा से थोड़ी रिपीट हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट। बेटा जो बी के विपरीत है वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। बी के विपरीत क्या है? ई, तो ई कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। बेटा जो डी के विपरीत है वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। डी के विपरीत क्या है? सी, तो सी कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा क्योंकि ये डी के पीछे चला जाएगा। और हम जानते हैं बी और डी में से बी रिपीट हो नहीं सकता, तो जो बचा वही हमारा आंसर हो गया, जो बचा वही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन बड़े प्यार से एलिमिनेट हुए, है ना। यहाँ पे 3 ऑप्शन बड़े प्यार से एलिमिनेट हुए। भाई विपरीत सतहों को एलिमिनेट कर दो, जो 6 के विपरीत है वो हटा दो, जो 5 के विपरीत है वो हटा दो। 6 के विपरीत वाला नहीं आएगा, 5 के विपरीत वाला नहीं आएगा, 6 और 5 में से कोई भी रिपीट नहीं होगा। डी के विपरीत नहीं आएगा, बी के विपरीत नहीं आएगा, और बी और डी में से कोई भी रिपीट नहीं होगा, तो जो बचा वो आंसर। तो ये तो सिंगल स्टार। अब इन्हीं का ही मैं ट्रिपल स्टार क्वेश्चन कराता हूं आपको। इसी का ही ट्रिपल स्टार क्वेश्चन अब आपको करने को मिलेगा, और आप समझ ही गए होंगे ट्रिपल स्टार क्वेश्चन में क्या आने वाला है।
ट्रिपल स्टार क्वेश्चन मतलब जैसे अभी आपने कितने ऑप्शन एलिमिनेट किए, 3। लेकिन ट्रिपल स्टार क्वेश्चन में क्या होगा कि 3 की जगह ना 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाएंगे, है ना। 1 2 6 6 5 4 6 5 4 3 4 क्वेश्चन मार्क, 3 4 क्वेश्चन मार्क, एंड देयर आर 4 ऑप्शंस 1 2 5 6। हाँ जी, ये बन गया उसी का ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। एक सेकेंड, एक सेकेंड, दोबारा से दोबारा से दोबारा से दोबारा से, हाँ। 5 6 क्वेश्चन मार्क एंड देर आर 4 ऑप्शंस 1 2 3 4 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिक्कत है बाबू? यार तुमने तो हद्दी कर दी, कमाल कर दिया। BCA BDF, है ना, BCA BDF, AF अपोजिट, CD अपोजिट, B के अपोजिट E हो गया। यहाँ पर B ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो B के अपोजिट है वो क्वेश्चन मार्क बन सकता है। B के अपोजिट E है, क्या E क्वेश्चन मार्क बन सकता है? नहीं बन सकता, हटा दो। D के अपोजिट C है, तो क्या C क्वेश्चन मार्क बन सकता है? नहीं बन सकता, हटा दो। अच्छा, B और D में से कोई भी रिपीट नहीं हो सकता, B रिपीट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, हटा दो। तो जो बचा वही तो आंसर होगा, A बचा, A आंसर होगा, बात खत्म। जो बचा वही आंसर होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, बस खत्म कहानी। यहाँ पे तो दिमाग ही नहीं लगाना, 3 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, तो जो एलिमिनेट हो रहे हैं तो जो बचेगा वही आंसर है, चाहे वो अब सही हो चाहे वो गलत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना। दिमाग तो तुम्हें लगाना था बेटा यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन में, इसमें लगाना था दिमाग तो। चलो कोई नहीं, अब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ, 27 बता देंगे, थोड़ा सा वेट करो बेटा, थोड़ा वेट करो, अपने आप डाउट क्लियर हो जाएगा 27 का, बस थोड़ा पेशेंस रख लो। हम्म। अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो, कौन सी ट्रिक लगेगी? वन कॉमन ट्रिक लगेगी बेटा, 6 को ऊपर नीचे लिख लो। 6 से क्लॉकवाइज 6 1 2, 6 से क्लॉकवाइज 6 1 2, 6 से क्लॉकवाइज 6 5 4, 6 से क्लॉकवाइज 6 5 4। तो बेटा 6 के विपरीत क्या आ गया? 6 के विपरीत 3 आ गया। तो 6 हमारे सामने है, तो जो 6 के विपरीत है ना 3, 3 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। 5 हमारे सामने है, तो जो 5 के विपरीत 1, 1 कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। अब कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ पे 2 आएगा या 4 आएगा? अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ पे 2 आएगा या 4 आएगा? 2 या 4? तो बाबू बोर्ड पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 6 और 5 ये 2 नंबर प्रेजेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कोई एक ऐसा फिगर है जहाँ पे 6 और 5 दोनों नंबर प्रेजेंट है सर, यहाँ पे 6 और 5 दोनों नंबर प्रेजेंट है। अब आप एक काम करो, आप ये चेक करो ये दोनों फिगर सेम है या अपोजिट है? ये दोनों फिगर सेम है या दोनों फिगर अपोजिट है? बेटा ये दोनों फिगर सेम तब होंगी अगर 5 से 6 एंटी क्लॉक है और यहाँ भी 5 से 6 एंटी क्लॉक है, तो दोनों फिगर सेम है। अगर नंबर्स की रोटेशन बेटा डिफरेंट है तो दोनों फिगर अपोजिट है। अगर ये दोनों फिगर सेम है तो हमारा आंसर बेटा 4 का 4 हो जाएगा। और अगर ये 4 का 4, अगर ये दोनों फिगर अपोजिट है तो हमारा आंसर बेटा 4 के विपरीत जाएगा। तब यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लगती है बेटा। टू कॉमन ट्रिक में हमेशा याद रखना, जो नंबर्स होते हैं ना वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो हमारा आंसर 4 के विपरीत जाएगा। 4 के विपरीत यानी कि 2। अब आप ये चेक करो कि दोनों फिगर सेम है या अपोजिट है। सर यहाँ पे 5 से 6 की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ 5 से 6 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ना। तो ये जो दोनों फिगर हैं, ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट फिगर है। तो अगर ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट फिगर है तो आंसर बेटा 4 नहीं होगा, जो 4 के विपरीत होगा वो होगा, यानी कि 2। क्योंकि ये दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट है तो आंसर सीधा 4 के अपोजिट कर दो। यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लग गई बेटा, 5 6 5 6 हटा दो तो जो 4 के अपोजिट है 2 वही आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, टू कॉमन ट्रिक में हमेशा नंबर्स की रोटेशन ना अपोजिट होती है। देखो ये देखो, यहाँ 2 कॉमन ट्रिक है ना, तो 2 से 4 क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ 2 से 4 एंटी क्लॉकवाइज है, तो 1 के अपोजिट 5 आ गया, है ना। 2 कॉमन ट्रिक देखो, 2 से 3 क्लॉकवाइज है, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, तो 1 के अपोजिट 4 आ गया,
है ना। ए से बी क्लॉकवाइज है, ए से बी एंटी क्लॉकवाइज है, तो सी के अपोजिट डी आ गया। टू कॉमन ट्रिक में हमेशा नंबर्स की रोटेशन डिफरेंट होती है। 1 से 3 एंटी क्लॉक है तो 1 से 3 क्लॉकवाइज है, तो 2 के अपोजिट 5 आ गया। समझ रहे हो बेटा। टू कॉमन ट्रिक में हमेशा नंबर्स की जो रोटेशन होगी वो डिफरेंट होगी, बस इतना याद रखना, है ना। हाँ जी। तो टू कॉमन ट्रिक में हमेशा नंबर्स की रोटेशन डिफरेंट होगी, तो सीधी सी बात है बेटा, 5 और 6 हमारे सामने है, तो 5 और 6 के विपरीत 3 और 1 है, तो 3 और 1 ऑप्शन से हटा दो बेटा। 5 6 यहाँ भी है, 5 6 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 5 से 6 एंटी क्लॉक है, यहाँ 5 से 6 क्लॉक है, यानी कि दोनों फिगर एक दूसरे की अपोजिट है, तो आंसर बेटा 4 ना आके 4 के विपरीत जाएगा। 4 के विपरीत 2, तो 2। 2 इज द राइट आंसर। 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 को ही हम रिपीट करने जा रहे हैं दोबारा से, क्वेश्चन नंबर 31 की फॉर्म में। ठीक है। हाँ जी। देर आर सम डिफरेंट पोजिशंस ऑफ आर डाइस आर गिवन इन विच सम ऑफ देम आर इनकम्प्लीट फिगर एंड कंप्लीट देम। चलिए, फर्स्ट टाइम इसको देखा, पहली बार हमने देखा डाइस को तो हमने दिखाई दिया ए बी सी। सेकेंड टाइम जब हमने डाइस को देखा तो हमने दिखाई दिया सी डी एफ। जब थर्ड हमने डाइस को देखा तो हमने दिखाई दिया बी ए क्वेश्चन मार्क। फोर्थ टाइम मैंने डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया बी ए, एक सेकेंड, बी ए क्वेश्चन मार्क। पांचवी बार जब मैंने डाइस को देखा तो हमें दिखाई दिया सी डी क्वेश्चन मार्क। जब छठी बार डाइस को देखा तो मुझे दिखाई दिया ये। चलो, तो ये जो चार इनकम्प्लीट फिगर है, इन चारों फिगर को कंप्लीट करो। इन चारों फिगर को कंप्लीट करो। कैसे कंप्लीट करोगे? जल्दी से कंप्लीट करो इन चारों फिगर को।
हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व, हो गए सारे डाउट दूर। तो मेरे भाई सबसे पहले तो बताओ कौन सी ट्रिक लगेगी क्वेश्चन को बनाने के लिए, वन कॉमन ट्रिक। तो सी को ऊपर नीचे लिखा, देन सी से क्लॉकवाइज सी ए बी, सी से क्लॉकवाइज सी ए बी, और यही काम हम सेकेंड फिगर में करेंगे सी डी एफ, यही काम हम सेकेंड फिगर में करेंगे सी डी एफ। तो बी एफ ए डी और सी के अपोजिट क्या आएगा, सी के अपोजिट ई आएगा, हमें पता चल गया। अच्छा ये बताओ इस फिगर को किसी एक फिगर से मैं कंपेयर कर सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल मैच करा सकते हैं, इसको पहली फिगर से मैच करा लो। ये क्वेश्चन ना बिना ऑप्शन की हो जाएंगे, है ना। इसको ना पहली फिगर से आप मैच करा लो। पहली फिगर में बेटा ए से बी की जो रोटेशन है वो क्या है, फर्स्ट फिगर में ए से बी की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, और यहाँ भी ए से बी की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब बोथ आर सेम फिगर, ये इसी की कॉपी है। ये जो फिगर है ना ये इसी फिगर की कॉपी है। इसका मतलब ए से बी क्लॉकवाइज, ए से बी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो सी है ना तो वही सी यहाँ आ जाएगा, ये रिपीट कर दी फिगर। ये फिगर क्या हो गई, ये फिगर रिपीट हो गई भाई साहब, रिपीट कर दी ये फिगर, है ना, उसी फिगर को दोबारा से रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन मार्क लगा कर। अच्छा यहाँ देखना, यहाँ ए से बी की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ क्लॉकवाइज है और यहाँ एंटी क्लॉक है। इसका मतलब ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब आंसर सी नहीं आएगा, अब आंसर सी के अपोजिट आएगा, ताकि यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लग सके। तो सी के अपोजिट क्या है, सी के अपोजिट है ई, तो आंसर आ जाएगा ई, आंसर आ जाएगा ई। ठीक है, हाँ जी। अच्छा सी डी, कहीं पर सी डी दिखाई दे रहा है आपको? सर ये रहा, इस फिगर में सी डी है, इस फिगर में सी डी है, तो बाबू यहाँ सी से डी क्लॉकवाइज है और यहाँ सी से डी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब इस फिगर को रिपीट किया गया है, इस फिगर को रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर जो एफ है सेम एफ यही आएगा। अच्छा यहाँ देखना सर, यहाँ सी से डी एंटी क्लॉक है जबकि यहाँ सी से डी क्लॉक है, तो इसका मतलब ये दोनों फिगर अपोजिट है। तो यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लगेगी, सी डी को हटा दो, तो है ना एफ के जो अपोजिट होगा वो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा, यानी कि एफ के अपोजिट क्या है, बी। समझ गए कैसे इस क्वेश्चन को हमें बनाना है? तो हम अपने फिगर को मैच करा सकते हैं, लेकिन वन कॉमन ट्रिक वाले क्वेश्चंस में, जहां हमारे पास डेफिनेट आंसर है। अगर यही क्वेश्चन टू कॉमन ट्रिक से सॉल्व हो रहा होता तो इन क्वेश्चंस के ना मल्टीपल आंसर्स होते, फिर एक सिंगल, क्योंकि टू कॉमन ट्रिक में पॉसिबिलिटीज चली जाती है ना। वन कॉमन ट्रिक में तो डेफिनेट आंसर आते हैं, लेकिन टू कॉमन ट्रिक में नहीं आते। अब कराएंगे एक शानदार शानदार क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने अपने दिमाग से दे दिया तो मान जाएंगे कि आप, हाँ जी, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। देर आर 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ डाइस आर गिवन, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां। तो फाइनली आज डाइस का क्यूबिक फॉर्म खत्म हो गया, है ना। अब देखो आज वीकेंड का वार है, आज वीकेंड का वार, कल सैटरडे संडे छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है हमारी। हमें क्या करना है, जो लेक्चर हमारे छूट गए हैं, जो क्लासेस हमारी छूट रही हैं, उन क्लासेस का बैकअप लेना है। जो बच्चे बैकअप ले चुके हैं उनको क्या करनी है, रिवीजन करना है उनको। जो रिवीजन की जरूरत नहीं है तो फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि जो छुट्टी का समय होता है ना, उन्हीं दिनों में जो बच्चे मेहनत कर लेते हैं वही बच्चे दूसरों से आगे बढ़ जाते हैं। समझ लो, जो बच्चे छुट्टियों में मेहनत करते हैं वही बच्चे दूसरों से आगे बढ़ जाते हैं, है ना। 2 और 5 में तो एंटी क्लॉक है ना, 2 और 5 में एंटी क्लॉक है, मतलब 2 और 5 सी डी, बेटा सी से डी क्लॉकवाइज है और यहाँ भी सी से डी क्लॉकवाइज है, दोनों में सी डी क्लॉकवाइज है, तो दोनों फिगर मैच हो रही है, तो हमारा आंसर एफ का एफ आएगा। देखो सी से डी क्लॉक और ये भी सी से डी क्लॉक, दोनों घड़ी की दिशा में है, सी से डी, है ना, सेम फिगर थी सेम। इस क्वेश्चन का आंसर दो, तब देखते हैं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है? कितना टैलेंट है आपके अंदर। 1 2 3 5, 1 2 3 5, इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने किए सारे स्पेशल क्वेश्चन थे, सारे स्पेशल क्वेश्चन थे, और ये वाला क्वेश्चन सबसे स्पेशल है, क्वेश्चन नंबर 32।
हाँ जी। तो ये सबसे स्पेशल क्वेश्चन है आज की क्लास का। पहले तो ये बताओ कौन सी ट्रिक लगाओगे, नो कॉमन, वन कॉमन या टू कॉमन। सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे। जो कॉमन सरफेस है वो ऊपर नीचे कॉमन से क्लॉकवाइज 3 1 2 है ना, कॉमन से क्लॉकवाइज 3 5 6। तो हमें पता चल गया कि इस फिगर में है ना, दो के विपरीत छह, छह के विपरीत दो, एक के विपरीत पांच, पांच के विपरीत एक, और तीन के विपरीत क्या होगा, एक से लेके छह तक कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा, चार। ठीक है। अब जरा इस फिगर में आओ बेटा, छह हमारे सामने है तो जो छह के विपरीत है दो, दो का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अच्छा, चार हमारे सामने है, जो चार के विपरीत है तीन, तीन का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अब यहां पर एक और पांच में से, एक और पांच में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को पुराने वाले क्वेश्चन की तरह नहीं बना सकते, जैसे हमने ए बी को मैच करा लिया, ए बी को, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि हम चार और छह को किसी से मैच नहीं करा सकते, क्योंकि ना तो यहाँ पे कहीं भी चार और छह है, ना ही यहाँ पे चार और छह है। अब क्या करोगे भाई, पुराने वाले क्वेश्चन में तो हमने मैचिंग करा ली और मैचिंग करा के डायरेक्ट आंसर दे दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में तो मैच ही नहीं करा सकते। अब क्या करें, यहाँ पे तो दो ऑप्शन बच गए। तब हम पता है क्या करेंगे, हम एक एक करके ना दोनों ऑप्शन को सही मानेंगे। हम एक एक करके दोनों ऑप्शन को सही मानेंगे। हम मानेंगे कि जो ऑप्शन ए है वन वो सही है। अगर ऑप्शन ए वन सही है, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये चार हो गया, ये छह हो गया, और क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक रख दिया, ये बन गई मेरी थर्ड फिगर। अब आप इस थर्ड फिगर को इन दोनों में से किसी एक फिगर को कंपेयर करके सॉल्व करो। अगर आपके आंसर्स इन आंसर से मैच हो रहे हैं, तो जो आपका अजम्पशन है ऑप्शन ए वन वो सही है, वरना गलत है। क्योंकि अगर ये एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां हैं, तो कोई भी दो फिगर छांटो, वन कॉमन ट्रिक लगाओ, आंसर सेम आना चाहिए। तो इस फिगर के साथ भी वन कॉमन ट्रिक लगाने पर हमारा आंसर मैच होना चाहिए। बताओ, एक चार छह और एक दो तीन, इसमें वन कॉमन ट्रिक लगाओ, वन वन को ऊपर नीचे लिख लो। वन से क्लॉकवाइज 1 2 3, वन से क्लॉकवाइज 1 2 3, और यहां पर वन से क्लॉकवाइज 1 4 6। जरा चेक करना, क्या आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं? क्या टू के अपोजिट सिक्स है? क्या टू के अपोजिट सिक्स है? नहीं सर, सर हमारे आंसर्स मिसमैच हो गए। जैसे ही हमने यहाँ पे वन को रखा और वन के साथ हमने जो आंसर्स निकाले हैं, वो आंसर पुराने वाले आंसर से मैच नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है, ये फिगर इस डाइस का थर्ड फिगर कभी नहीं बन सकता, है ना। ये पोजीशन इस डाइस की कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वन हमें कभी दिख ही नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि वन के दिखने पर हमारे आंसर मिसमैच हो गए। सर पांच रखना यहाँ पे, पांच, पांच रख के दिखाना आंसर मैच करके। चार, चार छह, यहाँ पे पांच रखना, पांच। देखो मैंने यहाँ पे पांच रख दिया। तो अब आप इस फिगर को इस फिगर से तो मैच करा नहीं सकते, क्योंकि ये एक दो तीन अलग है, चार पांच छह अलग है, नो कॉमन ट्रिक है। अच्छा, यहाँ पे टू कॉमन ट्रिक लग रही है, देखना जरा, टू कॉमन ट्रिक एकदम परफेक्ट लग रही है, एकदम परफेक्ट टू कॉमन ट्रिक है। 5 6 5 6, सर 5 से 6 क्लॉकवाइज, 5 से 6 एंटी क्लॉकवाइज, थ्री के अपोजिट फोर, थ्री के अपोजिट फोर, और सर थ्री के अपोजिट फोर है। तो फाइव को रखने पे एक ही आंसर निकला है, लेकिन वो मैच हो रहा है ना। वन को रखने पे आंसर मिसमैच हो रहा है। इसका मतलब ये वाली फिगर नहीं हो सकती, ये फिगर हो सकती है, ये हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है है ना, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये स्पेशल क्वेश्चन था जिसमें तीन ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं, और हम इस फिगर को मैच भी नहीं करा पा रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। एक और ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत डाउट हो आपके मन में वो दूर हो जाए। एक और कर लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। अगेन देयर आर थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन। पहली बार देखा हमने डाइस को, हमें दिखाई दिए ए बी एफ। दोबारा से हमने देखा तो हमें दिखाई दिया बी सी डी। तीसरी बार जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया ई
D question mark. And there are four options present: A, B, C, F. A, B, C, F. हाँ जी, A, B, C, F. नितेश, मैं बिहार का सीएम, आज मेरे गुरुजी से ज्ञान प्राप्त करके दिमाग को शांति मिल रही है। चलिए, गजब तो है ही। बनाओ इस क्वेश्चन को, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। हाँ जी, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। बनाओ। कौन सी ट्रिक लगाओगे बेटा? वन कॉमन ट्रिक लगाओगे। बी, बी को ऊपर नीचे लिखो। बी से क्लॉकवाइज बी एफ ए, है ना, और बी से क्लॉकवाइज बी सी डी, और हमें पता चल गया बी के अपोजिट क्या आना चाहिए, बी के अपोजिट ई आना चाहिए। तो बाबू डी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो डी के अपोजिट ए है, ए कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। ई ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ई के अपोजिट जो बी है, बी कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, तो सी और एफ में से कोई एक होगा। अच्छा, इस डी और ई को मैच करा सकता हूँ, उससे डी और ई को कहीं भी मैच नहीं करा सकते, डी और ई कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। डी और ई कहीं प्रेजेंट है सर, ना तो यहाँ पे डी और ई है, ना ही यहाँ पे डी और ई है, तो हम मैच भी नहीं करा सकते। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है दोनों ऑप्शन चूज कर लो। मान लो कि, हाँ जी, ये डी है, ये ई है। मान लो कि क्वेश्चन मार्क की जगह एफ आ रहा है, मान लो कि क्वेश्चन मार्क की जगह एफ आ रहा है ना, एफ। अब इस फिगर को इस फिगर से मैच कराओ, तो बेटा वन कॉमन ट्रिक लगेगी, एफ एफ को ऊपर नीचे लिखो। एफ से क्लॉकवाइज एफ ए बी, एफ से क्लॉकवाइज एफ ए बी, एफ से क्लॉकवाइज एफ ई डी। क्या ये आंसर्स हमारे मैच हो रहे हैं? क्या ए के अपोजिट डी है? सर ए के अपोजिट ई है। इसका मतलब ये डाइस की थर्ड फिगर नहीं हो सकती, है ना। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज कर लेंगे? ऑप्शन सी। हम कौन सा ऑप्शन चूज कर लेंगे? ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो कुल मिलाकर डाइस के सारे क्यूबिक क्वेश्चन हमने कर लिए। हमने वन फिगर वाले क्वेश्चन कर लिए, हमने टू फिगर वाले क्वेश्चन कर लिए, हमने मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन कर लिए। अच्छा, टू फिगर क्वेश्चन में तीन केस बनते हैं, नो कॉमन, वन कॉमन और टू कॉमन। कुल मिला के डाइस को क्यूबिक फॉर्म को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है? तीन ट्रिक है। नो कॉमन ट्रिक, वन कॉमन ट्रिक और टू कॉमन ट्रिक। और इन तीनों ट्रिक से हम डाइस की कोई भी क्यूबिक फॉर्म सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्यूबिक फॉर्म। ठीक है, बस एक सिंगल सा पॉइंट हमें ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर में, टू अपोजिट सर्फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। भैया दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है, ना कभी एक साथ छिप सकती है। इस पूरे चैप्टर का ऑप्शन एलिमिनेशन नोट यही है। अब हमारी मुलाकात होगी सीधा मंडे को, है ना, सीधा मंडे को। आनंद की अनुभूति, अनुभूति, आनंद की अनुभूति। अब हमारी सीधा मुलाकात होगी मंडे को, और मंडे को हम स्टार्ट करेंगे ओपन फिगर, है ना, ओपन डाइस पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये पहले तीन लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, तो आपके पास कल और परसों का समय है, इन तीन लेक्चर का बैकअप जरूर ले लेना। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, गुड बाय, लव यू गाइस। नहीं भैया, जीके भी नहीं पढ़ा सकते, इंग्लिश भी नहीं पढ़ा सकते, मैथ्स भी नहीं पढ़ा सकते, है ना। मास्टर तो एक ही सब्जेक्ट में बन सकते हैं बस, तो रीजनिंग के मास्टर हैं।
हाँ, पढ़ा सब कुछ सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मेलिटी होगी, फॉर्मेलिटी करना हमें आता नहीं। ठीक है। हाँ जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया। आज तक जिंदगी में ऐसी रीजनिंग नहीं पढ़ी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई आपसे पढ़ के, सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उन्होंने बताया था आपके बारे में।